लाल और ब्लैक मस्त। आप लोग इसके पिछले क्लास में भूगोल का अर्थ और भूगोल का जनक के और परिभाषा के बारे में जान चुके थे। तो देखिए, जो भूगोल है आप लोगों का, वो मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। क्लास 11th में आप लोगों को भौतिक भूगोल के बारे में जानना होता है, जबकि क्लास 12th में आपको मानव भूगोल के बारे में जानना होता है। तो मानव भूगोल आखिर है क्या, उसका हम परिभाषा से उसको समझते हैं। तो देखिए, मानव भूगोल का जो आधुनिक जनक कहा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो नाम याद रखना है आपको। आधुनिक मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजेल, नाम याद रहेगा। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। बात समझे। अब इन्होंने मानव भूगोल से लेकर के कुछ परिभाषा भी दिया है। क्या परिभाषा दिया है, तो इनके अनुसार जो मानव भूगोल है उसमें हम लोग मानव का समाज यानी कि मानवीय समाज और इसके साथ साथ धरातल के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। हो जाएगा। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय समाज यानी कि मानव का समाज और धरातल के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या बोलना है आपको कि फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने परिभाषा दिया कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का समाज और धरातल के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। आया समझ में? उसी प्रकार से एक और भूगोलवेता आए, उनका नाम था एलन सी सैंपल। तो एलन सी सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग ओ स्थिर पृथ्वी क्या है, ओ स्थिर है, घूमते रहता है, तो ओ स्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोले हम आपको? तो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल के अंतर्गत अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? एक और भूगोलवेता का नाम आपको याद रखना है। इनका नाम था डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला जो भौतिक नियम है, जिसको आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं ना? तो डी ला ब्लास कहते हैं कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला जो भौतिक नियम है, इसके साथ साथ मानव के जीवन का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो मानव भूगोल में करते हैं। ये था आपका डिफिनेशन जो आपको याद रहना चाहिए किसी भी हाल में कि किन्होंने कौन सा डिफिनेशन दिया है। पूछेगा एग्जाम में कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। हाँ, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है, ये ना। और पूछेगा आपसे कि बताइए किसके अनुसार मानव भूगोल के अंतर्गत अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो सैंपल। बात समझ में आ रहा है ना? एलन सी सैंपल। पूछेगा कि किसके अनुसार पृथ्वी पर जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियम और साथ साथ में मानव के जीवन का अध्ययन किया जाता है भूगोल में, तो किसके अनुसार, तो डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। बात समझ में आया? तो दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? भूगोल को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में। पहला मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में आपको जानकारी कहाँ मिलता है, कक्षा 11वीं में, और मानव भूगोल के बारे में आपको जानकारी मिलता है कक्षा 12th में। इसलिए सारा
जो क्लास होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, जुटा हुआ होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे हम धरातल लिखे हैं, तो धरातल के बारे में आपको जानकारी मिलेगा क्लास 6 का ज्योग्राफी में। अब जैसे यहाँ ओ स्थिर पृथ्वी लिखे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा क्लास 7 का ज्योग्राफी में। इसलिए कहा जाता है कि 6 से लेकर के 12 जो पढ़ लिए उसका वो सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे आपको बोलना है मानव भूगोल का डिफिनेशन। तो सबसे पहले आपको बोलना है कि भूगोल को सामान्यतः 2 भाग में बांटा गया है, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग पृथ्वी का जलवायु, खनिज, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मानव भूगोल के बारे में हम लोग विभिन्न मानव के तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि मानव का क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है मानव भूगोल का डिफिनेशन में कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। हो जाएगा। उसी प्रकार से एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल के अंतर्गत अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव के क्रियाकलाप के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार विडाल डी लाब्लास के अनुसार मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियम और मानव जीवन के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। याद हुआ? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए स्पीड में लिखिए इसको। लेसन 1 ही है ये आपका। यहाँ से आपका लेसन 1 एकदम अच्छे से स्टार्ट हो गया। इसके पहले जो था वो थोड़ा सा बेसिक था। लिखिए, मानव भूगोल लिख करके डैश दीजिए। परिभाषा है इसका, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल में मानवीय समाज एवं धरातल के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। एवं धरातल के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अध्ययन किया जाता है। चलिए लाइन चेंज करिए। एलन सी सैंपल के अनुसार, एलन सी सैंपल के अनुसार, एक लाइन छोड़ के लिखा करिए, चेंज करते हैं तो। एलन सी सैंपल के अनुसार, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव, और गतिशील मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील मानव के क्रियाकलापों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्रियाकलापों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसका लाइन चेंज। विडाल डी लाब्लास के अनुसार,
विडाल डीला विलास के अनुसार मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक प्राकृतिक नियम पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले क्या चीज मानव भूगोल के अनुसार नहीं बोल रहे हम, बोले हम कि विडाल डीला विलास के अनुसार मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक प्राकृतिक नियम और मानवीय जीवन के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानवीय जीवन के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति का जो संभववाद होगा, अगला हेडिंग दीजिए, मानव भूगोल की विचारधाराएं। इसमें पहला लिखिए प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव का क्या हो गया, प्रकृतिकरण, यानी कि मानव क्या बन गया, प्रकृति बन गया। इसको आप समझिएगा। देखिए, प्रकृति का मानवीकरण में हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर कोई मनुष्य जो है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। जैसे आज हम लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पे सड़क बना लिए हैं, आवास बना लिए हैं, इसके साथ साथ कई सारा हम लोग कल कारखाना उद्योग धंधे ये सब स्थापित कर लिए हैं प्रकृति के नियम को समझ करके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। ठीक है, इसको कहा क्या जाता है, तो संभववाद। इसको क्या कहा जाता है, संभववाद। और ये विचारधारा किसने दिया, तो इस विचारधारा को दिया था विडाल डी ला ब्लास। हाँ, बात समझ में आया। तो ब्लास जी कहते हैं कि मानव ने प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझ करके प्रकृति का ही क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है। कैसे, जैसे आज हम लोग प्रकृति ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, देख रहे हैं, उस पर भी हम लोग सड़क बना दिए हैं, उस पर भी हम लोग रहने के लिए घर बना दिए हैं। आज हम लोग अंतरिक्ष में चले गए हैं, गए कि नहीं, अंतरिक्ष में चले गए हम लोग।
तो ये क्या हो गया कि प्रकृति का क्या हो गया है, मानवीकरण हो गया। इसको हम लोग संभव बनाए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, संभववाद। ठीक है, और ये किसने दिया ऐसा विचारधारा, तो विडाल डीला ब्लास ने दिया। बात समझ में आया। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव किस में बदल गया है, प्रकृति में। कैसे, तो देखिए आपको पता है कि मानव जो भी उत्पादन करेगा, जो भी निर्माण करेगा, उसमें किसी ना किसी प्रकार से किसका जरूरत होगा, तो प्रौद्योगिकी का जरूरत होगा। प्रौद्योगिकी आप लोग इंग्लिश वर्ड समझिएगा, टेक्नोलॉजी का जरूरत होगा। बिना टेक्नोलॉजी के तो आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा। तो इस टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा, और जिस समाज में प्रौद्योगिकी ज़्यादा रहेगा उस समाज का विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस समाज में टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा उस समाज का विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप अमेरिका को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा है। जापान को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा है, तो उसका विकास भी क्या है, ज़्यादा है। हम लोग का देश में कौन चीज़ ज़्यादा है, तुम हिंदू हो हम मुस्लिम हैं, ये ज़्यादा है, तो विकास घंटा है। लेकिन अमेरिका का बात करें तो वहाँ पे प्रौद्योगिकी क्या है, ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, रूस टेक्नोलॉजी बम्फर है वहाँ, तो वहाँ का विकास भी क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस समाज में प्रौद्योगिकी ज़्यादा होगा उस समाज का विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मानव जो है वो प्रकृति के नियम को समझ करके आगे बढ़ा है। जैसे हम लोग घर्षण के नियम को समझे, ऊष्मा के नियम को समझ करके हम लोग क्या आग का खोज कर लिए हैं, किए हैं कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोग गति का नियम को समझ करके आज हम लोग बड़का बड़का वायुयान उड़ा रहे हैं, है कि नहीं। गति का नियम से ही ना वायुयान उड़ता है। तो ये सब समझ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मानव का ही क्या हो रहा है, एक प्रकार से प्रकृतिकरण हो रहा है। मतलब मानव ही किस में ढल गया है, प्रकृति में ढल गया है। इसी को कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। और ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, तो पहल का जो दूठो था ना, क्या क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक रेटजेल, और एक नाम था आपका एलन सी सैंपल। तो ये दोनों सिद्धांत किसने दिया, तो रेटजेल ने दिया और सैंपल ने दिया। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, एक बार फिर से समझिए। मानव भूगोल का विचारधारा में सबसे पहला विचारधारा आपको बोलना है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि प्रकृति क्या बन गया है, मानवीकरण में ढल गया है। इसको कैसे लिखेंगे, तो प्रकृति का मानवीकरण का विचारधारा विडाल डीला ब्लास ने दिया, हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा कि मानव जो है प्रकृति के क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। तो मानव जो है आज क्या कर चुका है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। पूरी तरीके से नहीं किया लेकिन लगभग तो कर चुका है ना। वो इतना प्रकृति के नियम को समझ लिया है कि आज वो दुर्गम से दुर्गम स्थान पे भी सड़क बना लिया है, कई प्रकार का वहाँ व्यवस्था कर लिया है, आवास बना लिया है, कर कारखाना इत्यादि ये सब खोल लिया है। प्रौद्योगिकी का ये लोग अत्यधिक विकास कर लिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। इसी को किस नाम से जानते हैं, तो संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आया। उसी प्रकार से आपको अगला बोलना है कि मानव का प्रकृतिकरण। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखिएगा कि यह जरूरी नहीं है कि मानव ने क्या चीज़ का निर्माण किया और या क्या चीज़ का उत्पादन किया, बल्कि ये जरूरी है कि मानव ने उस निर्माण और उत्पादन को किस प्रकार से किया। किसी ना किसी प्रकार से वो प्रौद्योगिकी से किया होगा, है कि नहीं। जिस समाज में प्रौद्योगिकी ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा, वो समाज का विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आज हम लोग ऊर्जा, घर्षण ये सब के नियम को समझ करके आग का खोज कर लिए हैं, गति के नियम को समझ करके वायुयान बना लिए हैं। तो ये सब दिखाता है कि हम लोग मानव का क्या कर चुके हैं, प्रकृतिकरण कर चुके हैं। मानव का क्या कर लिए हम लोग, प्रकृतिकरण। आया समझ में। और ये वाला सिद्धांत किसने दिया है, फ्रेडरिक रेटजेल और आपका एलन सी सैंपल। आया समझ में। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए लिखिए। विचारधारा में पहला लिखिए, आज मानवीय समाज में प्रौद्योगिकी का विकास, आज मानवीय समाज में प्रौद्योगिकी का विकास
प्रौद्योगिकी का विकास अत्यधिक हुआ है, अत्यधिक हुआ है। मानव 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 प्रकृति के नियमों को मानव प्रकृति के नियमों को समझकर आज दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी आज दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी सड़क आवास सड़क आवास कल उद्योग या कल कारखाने, अंतरिक्ष में अपना ठिकाना बना लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। इसने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण कर दिया है। हो गया। इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा विडाल डी ब्लास ने दिया था। यह विचारधारा विडाल डी ब्लास ने दिया था। हो गया। यह विचारधारा विडाल डी ब्लास ने दिया था। अगला लिखिए, मानव का प्रकृतिकरण। अगला लिखिए, मानव का प्रकृतिकरण। इसमें डैश दे करके लिखिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव ने क्या निर्माण और उत्पादन किया। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव ने क्या निर्माण और उत्पादन किया। मानव ने क्या निर्माण और उत्पादन किया, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि इसका उत्पादन उसने कैसे किया। इसका उत्पादन उसने कैसे किया। हो गया। जिस समाज में प्रौद्योगिकी जितना ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे सिंपल लिखिए, जिस समाज में प्रौद्योगिकी जितना अधिक होगा वह समाज उतना विकसित माना जाएगा। वह समाज उतना विकसित माना जाएगा। वह समाज उतना विकसित माना जाएगा। आज मनुष्य घर्षण और
ऊष्मा के नियमों को समझकर आज मनुष्य घर्षण और ऊष्मा के नियमों को समझकर घर्षण और ऊष्मा के नियमों को समझकर आग का खोज किया। आज मनुष्य घर्षण और ऊष्मा को नियमों को समझकर आग का खोज किया। गति के नियमों को जानकर वायुयान तक उड़ाया। अर्थात मानव का प्रकृतिकरण हुआ। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद से भी जाना जाता है। इसका विचारधारा फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सी सैंपल ने दिया। अगला लिखिए, ग्रिफिथ टेलर। नाम नहीं लिखना है, इसे नवनिश्चयवाद लिखना है। देखिए, नवनिश्चयवाद ये विचारधारा दिया था ग्रिफिथ टेलर। देखिए, नवनिश्चयवाद में आपको क्या बोलना है, तो एक बहुत महान भूगोलविता आए टेलर, वो कहते हैं कि नहीं, हम ना तो प्रकृति पे पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं और ना प्रकृति मानव पे पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर सकता है। ये वाला सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया, तो टेलर ने दिया। बात समझ में आया? ये टेलर महोदय बोले कि मानव प्रकृति पे पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही प्रकृति मानव पे पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, तो दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है, बीच का रास्ता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। इसी को हम लोग रुको और जाओ का विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ, जिसको आप केवल नियंत्रित कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। आप चाहिएगा उसको हम पूरी तरीके से नियंत्रित कर ले, तो वो संभव नहीं है। जैसे एक चौराहा पे जो ट्रैफिक पुलिस होता है, वो जो आता है चारों पट्टी से गाड़ी, तो उसको वो क्या कर सकता है, केवल नियंत्रित कर सकता है। क्या वो उसको पूरी तरीके से रोक सकता है? क्या नहीं रोक सकता है। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो वही कुछ मिलता जुलता सिद्धांत कौन सा है, तो नवनिश्चयवाद का। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम इसमें, नवनिश्चयवाद का सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने, महान भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इस सिद्धांत को रुको और जाओ का विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच में एक समन्वय स्थापित किया गया। इसमें कहा गया कि ना तो मानव प्रकृति पे पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और ना ही प्रकृति मानव के ऊपर में पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। आया समझ में? लिखिए, महान भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद का विचारधारा दिया। नवनिश्चयवाद का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जब लिखाते हैं तो उस समय आप लोग मुंह ताकते हैं और जब पढ़ना चाहिए उस समय आप लोग लिखते हैं, उल्टा कहानी है। महान भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद का विचारधारा दिया। इसे रुको और जाओ का
इसे रुको और जाओ का, इसे रुको और जाओ का नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार ऐसे लिखिए, इनके अनुसार ना तो मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकता है, ना तो मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकता है, और ना ही प्रकृति यह विचारधारा प्रकृति और मानव के बीच समन्वय को बताता है। यह विचारधारा प्रकृति और मानव के बीच समन्वय को बताता है। अगला हेडिंग दीजिएगा, मानव भूगोल का क्षेत्र। ये भूख कर बैठा है। देखिए, मानव भूगोल का क्या क्या क्षेत्र है। तो मानव भूगोल का क्षेत्र आपको याद रखना पड़ेगा, आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। ठीक है, तो आप ये 3 को याद करने का सिंपल ट्रिक याद रखिए, अजान। क्या याद रखिएगा? अजान। तो ओ से क्या हो जाएगा? आवास भूगोल, ज से क्या हो जाएगा? जनसंख्या भूगोल, और नौ से क्या हो जाएगा? नगरीय भूगोल। 3 को याद रखिएगा। तो इसका कुछ उप क्षेत्र है नहीं, बाकी ये सबका उप क्षेत्र है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये तो याद ही रहेगा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा? तो सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल। आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, ये सब इसका उप क्षेत्र है।
सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा? तो व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल इत्यादि। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए उतारिए इसको फटाफट।